Good morning, everyone. How are you? Good morning. Good morning. About you? I'm also fine. So, today we are going to discuss about the atmosphere. तो what are the main layers of atmosphere? ये हमें आज की क्लास में पढ़ना है कि जो हमारा एटमोसफेयर है दैट मीन्स कि वातावरण जो हमारा द लेयर्स ऑफ एयर। तो जो एयर का जो लेयर है जो एक ब्लैंकेट की तरह हमें कवर करे रहती है, एक कंबल की तरह। तो वो जो ब्लैंकेट है एयर का वो कितने लेयर्स में डिवाइड है? तो हमारी अर्थ नीचे से लेकर के बॉटम से लेकर के ऊपर तक जाने पे कितनी लेयर्स पड़ती है, ये सारी हमें आज पढ़ना है। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था हाइड्रोस्फेयर, याद है आप सभी को? Yes, ma'am. ओके, Yes, ma'am. चलिए तो एक बार डिस्कस करते हैं लास्ट क्लास से रिलेटेड। विच इज द लार्जेस्ट ओशियन ऑन द अर्थ? सबसे बड़ा ओशन? Pacific. पैसिफिक। Pacific. पैसिफिक ओशन, वेरी गुड। चलिए तो अब आपको ये बताना है विच ओशियन इज नॉन एज द बिजिएस्ट ओशियन? कौन से ओशियन को व्यस्त महासागर बिजी ओशियन के नाम से जाना जाता है? विच ओशियन नॉन एज बिजिएस्ट ओशियन? कौन से ओशियन को बिजी ओशियन के नाम से ना कि वो व्यस्त महासागर है, हमेशा बिजी रहता है? यस, याद है आप सभी को? Yes, ma'am. यस, कौन सा ओशियन है वो जिसे बिजी ओशियन के नाम Ma'am, से भी जाना जाता है? ma'am. भूल गए आप सभी? मैंने आपको बताया था कि एक ओशन है जिसका पैटर्न दांतों की तरह लगता है देखने में, वो किनारे किनारे से कटअप है जैसे हमारे दांत होते हैं, और उसके जो किनारे हैं ना वहीं से नेविगेशन किया जाता है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट किया जाता है सामानों को। सामान को एक देश से दूसरे देश भेजा जाता है, और उसके लिए हम बिजी ओशियन के नाम से भी जानते हैं। कौन सा ओशियन है वो? Ma'am, Atlantic Ocean. अटलांटिक ओशियन। यस, देखिए ये रहा, ये मैंने आपको बताया था ना, ये इंडेंटेड कोस्टल लाइन है यहाँ पर, और यहाँ से व्यापार किया जाता है बहुत। देखिए में दिया हुआ है ये अटलांटिक ओशियन। तो ये इंडेंटेड है किनारों पे, और यहाँ ये जो कोस्ट लाइन, इसके जो कोस्ट लाइन है यानी कि जो इसकी तट रेखा है वो क्या करती है? नेचुरल हार्बर, मैम आपकी आवाज कट रही है। पोर्ट के लिए, नेचुरल हार्बर्स के लिए बंदरगाह जो है इसके किनारे, वहां से व्यापार किया जाता है, और इसीलिए से हम क्या कहते हैं? बिजिएस्ट ओशियन, महासागर। ओके, Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए तो आज हमें क्या करना है? एटमॉस्फेयर के बारे में, और ये इम्पोर्टेंट है तो आपको पढ़ना है और याद भी रखना है। ओके, भूल नहीं जाना है। चलिए तो आज है हमारा एटमॉस्फेयर। तो देखिए अभी हमने क्या पढ़ा था? लैंडेड पार्ट यानी कि लिथोस्फेयर। उसके बाद क्या पढ़ा था हमने? हाइड्रोस्फेयर यानी जल। अब हमें पढ़ना है एयर के। एयर ऑक्यूपाइज द। मैम एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर। यस, एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ना है। तो देखिए हम सभी जानते हैं कि द अर्थ बाय अ लेयर ऑफ गैस इज कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। जो अर्थ है ना वो चारों। मैम आपकी आवाज कट रही है। अरुण, मैम आपकी आवाज कट कट कर आ रही है। यस, आप सभी अपना माइक ऑफ। चलिए तो हम सभी जानते हैं कि जो हमारी अर्थ है वो एक गैस से सराउंडेड है, एक गैस से घिरी हुई है। तो एक गैस का लेयर है हमारे चारों तरफ जिसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। दिस थिन ब्लैंकेट ऑफ एयर इज एन इंटरनल एंड इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द प्लैनेट। और ये जो थिन ब्लैंकेट है, मोटा सा कंबल एयर का, ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, हमारे प्लैनेट के लिए बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? इट प्रोवाइड्स अस विद द एयर वी ब्रेथ एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ द सन। तो यही वो हमें वो हवा देती है जिसमें हम सांस लेते हैं, यानी कि ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन गैस हमारे एयर में ही मिली होती है, एंड दूसरा एयर क्या करती है?
द एयर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ सन रेज। तो जो सन रेज है, सूरज की किरणें जो होती हैं, वो डायरेक्टली हमें आकर के जला नहीं पाती। वो इसलिए क्योंकि हम सूरज के और हमारे बीच में जो लेयर है एटमॉस्फेयर की, वो सन लेयर को डायरेक्टली हमारे पास तक नहीं आने देती। जो सूरज की किरणें आती हैं वो छन करके आती हैं, थोड़ी थोड़ी मात्रा में, और इसी वजह से हमें जितनी रोशनी चाहिए उतनी ही मिलती है। अगर ये एयर नहीं होता, एटमॉस्फेयर नहीं होता, तो सन ही डायरेक्टली हमारे पास पहुंच जाती। और इसका टेम्परेचर इतना ज्यादा है जैसे आप लोग जलती हुई आग पे अपना हाथ रखें, बिल्कुल इतना इतना ज्यादा टेम्परेचर होता है सन का। तो अगर ये यस एटमॉस्फेयर नहीं होता ना तो हम लोग जल जाते। लेकिन ये एटमॉस्फेयर ही है जो सन हीट को, सूरज की रोशनी को, सूरज की गर्मी को छान करके भेजता है यहाँ पर हमारे पास तक। ओके, तो देखिए, यस मैम तो यस मैम एटमॉस्फेयर है, ये हमें सांस लेने में हेल्प करता है, हमें ऑक्सीजन देता है। दूसरा, ये हमें सन की हार्मफुल रेज से बचाता है। देखिए, तो अब ये देखना है कि एटमॉस्फेयर है कितनी ऊंचाई तक, इसकी लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी है, कितनी ऊंचाई तक एटमॉस्फेयर फैला हुआ है। तो इसकी जो मैक्सिमम हाइट दी है हमें वो है 16 किलोमीटर। चलिए, तो 16 किलोमीटर, अब आप लोग 16 किलोमीटर समझ गए। अब ये बताएंगे आप मुझे कि 16 किलोमीटर कहाँ से है, सी लेवल से या फिर जमीन के लेवल से? मैम जमीन के लेवल से। नो बेटा, हमने पढ़ा था ना लास्ट क्लास में, कोई भी डिस्टेंस मापी जाती है हमारी अर्थ से रिलेटेड तो वो हमेशा सी लेवल से ली जाती है। ओके, यस मैम सी लेवल में मैम हवा फैक्ट्री जाती होगी। बेटा देखिए, जैसे ये समुद्र है, इसके बीच में लैंडेड पार्ट निकला हुआ है, कंटिनेंट जिसपे हम लोग रहते हैं, तो ये समुद्र से ऊंचा है थोड़ा सा। जमीन का भाग ऊपर निकला यस है, मैम उसी पे रहते हैं, तो ये ऊंचा तो होगा ही समुद्र से। लेकिन ये जो हाइट ली जाती है ना, जैसे आपको ये 16 किलोमीटर बताया है, तो ये समुद्र के लेवल से लिया है, सी लेवल से। और सी लेवल से हम जैसे ऊपर तक जाएंगे तो जो इसकी सबसे ऊपर वाली लेयर है एग्जोस्फेयर, ये कहाँ तक है, 16 किलोमीटर। तो यानी कि सी लेवल से लेके ऊपर तक कितना है, 16 किलोमीटर। ओके, तो ये हाइट हमेशा यस मैम हमेशा सी लेवल से मेजर की जाती है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि जो हमारा माउंट एवरेस्ट है ना, उसकी भी हाइट सी लेवल से ही ली गई है। यस मैम अगर हम जमीन के लेवल से उसको कैलकुलेट करें तो वो उतना ज्यादा ऊंचा नहीं होगा, लेकिन इसकी हाइट सी लेवल है माउंट एवरेस्ट की, तभी उसकी हाइट 8848 मीटर है। ओके, तो हमेशा सी लेवल से यस कैलकुलेट। मैम चलिए अब आगे देखते हैं। तो जो हमारा एटमॉस्फेयर है ना, इसको 5 लेयर्स में डिवाइड किया जाता है। अब 5 लेयर्स में क्यों डिवाइड किया है, क्योंकि इसकी हर एक लेयर की अलग अलग क्वालिटी है। तो देखिए क्या इसकी कौन कौन से लेयर हैं। तो बेस्ड ऑन कॉम्पोजिशन, इनकी बनावट, इनका टेम्परेचर यानी कि इनका तापमान, एंड अदर प्रॉपर्टीज, तो बहुत सारे गुणों को देखते हुए सारे लेयर्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो द लेयर्स स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड द ट्रोपोस्फेयर। तो हमारी अर्थ सरफेस से जो सबसे ऊपर जो लेयर है दैट इज ट्रोपोस्फेयर। ओके, तो ये है ट्रोपोस्फेयर। अब इसके ऊपर क्या आती है, ट्रोपोस्फेयर के जस्ट ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर, इसके जस्ट ऊपर क्या आता है, मेसोस्फेयर, इसके जस्ट ऊपर थर्मोस्फेयर, एंड लास्ट है एक्सोस्फेयर। ओके, यस मैम तो हमारा जो ये यस मैम ट्रोपोस्फेयर है, इसकी हाइट है 15 किलोमीटर, यानी कि सी लेवल से 15 किलोमीटर तक ओनली ट्रोपोस्फेयर है। उसके बाद बाकी की लेयर्स हैं। तो जो हमारा माउंट एवरेस्ट है वो किस लेयर में आएगा, ट्रोपोस्फेयर में या स्ट्रेटोस्फेयर में? यस, किस में आएगा? मैम ट्रोपोस्फेयर में। यस, ट्रोपोस्फेयर में, क्योंकि इसकी हाइट मैंने अभी आपको बताया है 15 किलोमीटर तक है, और हमारा माउंट एवरेस्ट 8000 अप्रोक्स पे है कुछ, तो यानी कि 15 से तो कम ही है ना। तो वो लेयर भी किस में आता है, माउंट एवरेस्ट भी इसी में, ट्रोपोस्फेयर में आता है। चलिए, तो अब देखिए नेक्स्ट चीज, आगे और क्या बताया हमें, द लेयर्स स्टार्टिंग फ्रॉम अर्थ सरफेस और द कॉल्ड ट्रोपोस्फेयर। सबसे पहले ट्रोपोस्फेयर, उसके ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर, फिर मीजोस्फेयर, फिर थर्मोस्फेयर, और लास्ट में एक्सोस्फेयर।
तो देखिए जो हमारा एटमॉस्फेयर है इस कंपोज्ड मेनली ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो हमारा जो एटमॉस्फेयर है ना, इसमें मेनली दो गैसें पाई जाती हैं, सबसे ज्यादा नाइट्रोजन और सेकंड नंबर पे ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों मिल करके 99% हमारी अर्थ का बनाती हैं। देखिए जैसे अभी आपको यहाँ पर ओशियन के बारे में दिया था, ये कि इतना ज्यादा पानी जो है वो साल्टी है, दैट इज सैलाइन वाटर, जो नमकीन पानी है, हमारे पीने लायक ही नहीं है। तो ऐसे ही अगर हम एटमॉस्फेयर का ये ग्राफ बनाए ना, तो इस जो इतना पार्ट है वो है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से बना हुआ, और बाकी का जो ये छोटा वाला पार्ट है यहाँ पर तो फिलहाल ये 2.5% है, लेकिन अगर हम एटमॉस्फेयर का करें ना तो वो 1% ओनली, 99% तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है, और जो बाकी गैसेस हैं वो 1% में है ओनली। चलिए तो अभी आगे देखते हैं। सबसे ज्यादा जो गैस है वो है नाइट्रोजन। अब आप लोग होंगे कि जो नाइट्रोजन है वो तो हमारे लिए जरूरी है नहीं, हमें सबसे ज्यादा क्या चाहिए, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन चाहिए ना। देखिए ऑक्सीजन को हम लोग सांस लेने के लिए यूज करते हैं। जो पानी में रहते हैं जानवर, एक्वेटिक एनिमल, वो भी ऑक्सीजन यूज करते हैं, पानी में घुली हुई ऑक्सीजन। इसके अलावा हम लोग आग जलाते हैं, आग जलाने के लिए भी हमें ऑक्सीजन गैस की जरूरत है। अगर हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन गैस ना हो तो आग भी नहीं जला पाएंगे हम लोग। अब इतनी सारी इंपोर्टेंस है ऑक्सीजन की, लेकिन सबसे ज्यादा परसेंटेज है 78% नाइट्रोजन का। तो हमारी एयर में 78% नाइट्रोजन है और 21% ऑक्सीजन है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि 21% ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन सबसे ज्यादा है, जो कि हमारे लिए यूजफुल है ही नहीं, बेकार है बिल्कुल। ऐसा ही है ना। यस मैम। नहीं, तो नाइट्रोजन भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अब आपको पता है नाइट्रोजन की इम्पोर्टेंस बताती हूँ मैं आपको। अगर नाइट्रोजन गैस ना हो तो हम लोग बौने रह जाएंगे, बढ़ेंगे नहीं। हमारी बॉडी को ग्रोथ कराने के लिए किसकी जरूरत है, नाइट्रोजन की। और हमें ही नहीं, प्लांट्स तो उगेंगे ही नहीं। प्लांट्स जो है वो बिना नाइट्रोजन के ग्रो ही नहीं करेंगे, क्योंकि जो उनकी जो रूट्स होती है ना, वो पूरे पार्ट्स तक मिनरल और वाटर पहुंचाती है, ट्रांसपोर्ट करती है। ये पढ़ा होगा आपने ईवीएस में कि जो यस मैम। रूट्स क्या करती है, यस मैम। रूट्स जहाँ पर मैम सॉइल में से मिनरल्स और वाटर निकालती है। यस, सॉइल से मिनरल और वाटर खींच करके प्लांट के पूरे पार्ट तक पहुंचाती है, यही काम करती है ना वो। यस मैम। और अगर उन जड़ों को नाइट्रोजन ना मिले तो वो जड़ें ग्रोथ ही नहीं करेंगी, प्लांट की डेथ हो जाएगी कुछ ही टाइम पे। तो इसलिए उन्हें नाइट्रोजन की जरूरत है। अब आप लोग ये सोचिए कि अगर प्लांट ही ना हो तो हम लोग क्या खाएंगे, हम लोग भी नहीं खा पाएंगे ना फिर कुछ। यस मैम। तो यस इसलिए मैम। नाइट्रोजन गैस हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि अगर नाइट्रोजन गैस नहीं होगी तो प्लांट्स उगेंगे ही नहीं, वो ग्रो ही नहीं कर पाएंगे। और अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो हम लोग खाएंगे क्या। और दूसरी एक और चीज कि प्लांट्स ही हैं जो ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के अपना खाना बनाते हैं, एंड उसके बाद क्या छोड़ते हैं वो, ऑक्सीजन। तो अगर प्लांट नहीं होंगे तो ऑक्सीजन भी नहीं मिलेगी, फिर हमें कोई और नहीं है जो ऑक्सीजन देगा हमें। ओके। यस मैम। यानी कि हमारे लिए नाइट्रोजन भी जरूरी है, ऑक्सीजन भी जरूरी है। अब आगे देखिए जो बाकी गैसेस हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड आर्गन एंड अदर कंप्राइजेस 1% ओनली। तो 99 में से 78% नाइट्रोजन है और 21% ऑक्सीजन है, और जो बाकी 99 कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर परमाणु बम गिर जाता मैम, वहाँ के लोग तो छोटे होते हैं ना। यस, वहां पे बेटा, क्योंकि वो जहरीली गैसें होती हैं जो रिलीज होती हैं वहां पर। तो उससे क्या होता है ना, वो जो हमारी ग्रोथ की जो प्रोसेस है वो कम हो जाती है उन गैसेस के कारण। चलिए तो आगे देखिए हमें क्या बताया है कि 99 में से 78% नाइट्रोजन है, 1% सॉरी 21% ऑक्सीजन है, और ओनली 1% में सारी गैसें आ जाती हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, ये सारी 1% में है।
तो ऑक्सीजन गैस का क्या यूज है? ऑक्सीजन इज द ब्रेथ ऑफ लाइफ वाइल नाइट्रोजन हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ऑक्सीजन तो हमें सांस लेने में हेल्प करती है, लेकिन जो नाइट्रोजन है ये हमें ग्रोथ में, लिविंग ऑर्गेनिज्म को, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है यानी कि प्लांट, एनिमल या फिर ह्यूमन बींग, इन तीनों को ग्रोथ करने के लिए नाइट्रोजन की जरूरत है। ओके, अब आगे यस मैम। नेक्स्ट आती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस यानी कि CO2, जो कि प्लांट्स यूज करते हैं अपना खाना बनाने के लिए। अगर उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड ना मिले तो वो खाना नहीं बना पाएंगे अपना, और अगर खाना नहीं बना पाएंगे तो वो ग्रोथ भी नहीं करेंगे। जैसे हम लोग बिना खाना खाए नहीं रह सकते, वैसे ही प्लांट्स भी नहीं रह सकते हैं। तो इन्हें क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड अपना फूड मेक करने के लिए। तो ये देखिए क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, एंड इसी के थ्रू अपना ये भोजन बनाते हैं और हमारे लिए भोजन रेडी करते हैं अपने रूप में, क्योंकि जब वो प्लांट्स बड़े हो जाते हैं ना, हम उन्हीं को यूज करके अपना खाना रेडी करते हैं। अब आगे देखिए, क्या कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए भी यूजफुल है या प्लांट्स के लिए ओनली? आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से ही हमारा एटमॉस्फेयर लगातार गर्म होता जा रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा ज्यादा हो रही है, जिसकी वजह से गर्मी हो रही है। आपने ग्लोबल वार्मिंग सुना होगा, सभी ने सुना है? यस मैम। यस मैम। तो ग्लोबल वार्मिंग क्या है? ग्लोबल वार्मिंग में हमारे अर्थ का टेम्परेचर लगातार इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है, और जितने भी ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट हुए जा रहे हैं। और ऐसा माना जाता है कि अगर ऐसे ही टेम्परेचर बढ़ता गया ना, तो एक टाइम पे सारे ग्लेशियर्स मेल्ट हो जाएंगे, जो पोल्स पे बर्फ है वो भी मेल्ट हो जाएगी, और हमारी अर्थ के जो कंटिनेंट्स निकले हैं ना पानी के बीच में से, वो सारे पानी में डूब जाएंगे, यानी कि हम लोग भी गायब, पानी में डूब जाएंगे सभी। तो अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए बहुत खराब है। नो मैम। यस, हमारे लिए जरूरी है ये। यस मैम। यस, कैसे सिद्धात्री? एक्सप्लेन करिए। व्हाट इज मैम द इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर अस? यस सिद्धात्री। मैम हमारे यूज में आता है। चलिए, अब आप ये बताएंगे हम कौन सी चीज, हम कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे यूज करते हैं? मैम एटमॉस्फेयर के थ्रू। बेटा, हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को यूज नहीं करते हैं। हम लोग कैसे यूज करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड के थ्रू प्लांट्स अपना भोजन बनाते हैं और हम उन्हीं प्लांट्स को खा करके सरवाइव करते हैं। तो इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड कहीं ना कहीं हमारे लिए भी जरूरी है। अब आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड का इस चीज के अलावा एक और इम्पोर्टेंस है हमारे लिए। फिलहाल हो सकता है आपको अभी तक ना पता हो, तो मैं आपको बताती हूँ क्या इम्पोर्टेंस है कार्बन डाइऑक्साइड का। तो जो सन हीट हमारी अर्थ तक आती है, और जिसकी वजह से हम, क्या आप सभी ने देखा होगा, ठंडी में हम लोग इंतजार करते हैं धूप निकल जाए, और हम लोग फिर जाकर के छत पे बैठे थोड़ी सी धूप सेकें, यही इंतजार करते हैं ना? यस मैम। यस तो मैम। आपको यस पता है मैम। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर है, जो कि स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है, स्ट्रेटोस्फेयर में है वो लेयर, ओजोन लेयर। तो अब यहाँ पर देखिए, ये जो लेयर होती है ना कार्बन डाइऑक्साइड की, ये क्या करती है, इस सन हीट को यहीं पर ट्रैप कर लेती है, रोके रहती है, सन हीट को वापस नहीं जाने देती। देखिए, जैसे ये ऊपर से सन हीट, सनलाइट आती है यहाँ अर्थ तक, तो यहाँ पर जो ये लेयर है ना, ये क्या करती है, उसे वापस नहीं जाने देती। आने तो देती है यहाँ तक, लेकिन वापस नहीं जाने देती। और वापस नहीं जाने देती, इसी के कारण क्या होता है, हमारी अर्थ का टेम्परेचर गर्म बना रहता है। अगर ये वापस चली जाती ना, अगर ये लाइट या सन हीट या सनलाइट आने के बाद वापस चली जाती, तो रात में टेम्परेचर इतना लो हो जाता, इतना ठंडा हो जाता कि हम लोग रह ही नहीं पाते यहाँ पर। तो यहाँ पर जो ये लेयर है कार्बन डाइऑक्साइड की, ये क्या करती है, सन हीट को ट्रैप कर देती है यहीं पर, जिसकी वजह से हमारी अर्थ का टेम्परेचर गर्म बना रहता है और हम लोग को ठंडी नहीं लगती। ओके, यस मैम। चलिए, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड की इंपॉर्टेंस हो गई। लेकिन अगर ये अमाउंट ज्यादा हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड का, तब हमारी अर्थ ज्यादा गर्म हो जाएगी, और इतनी ज्यादा गर्म कि हम लोग डूब जाएंगे पानी में एक टाइम आने पे। तो इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड होनी चाहिए, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, कम। ओके, यस। यस मैम। चलिए, तो आगे देखिए, हमें बताया है, ये आपको बताया भी है यहाँ पर, कार्बन डाइऑक्साइड
present in a minute amount. It is important as it observe heat radiated by the earth. ये क्या करती है, जो हीट की जो रेडिएशन है उसे ऑब्जर्व करती है एंड वापस जाने नहीं देती है, देयर बाय कीपिंग द प्लैनेट वार्म। और इसी की वजह से हमारा जो प्लैनेट है, हमारा ग्रह है, हमारी अर्थ, ये गर्म रहती है। इट इज ऑल्सो एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, और ये प्लांट्स की ग्रोथ के भी लिए अच्छी है कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया ही था कि अगर प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलेगी तो वो लोग खाना नहीं बना पाएंगे। तो वो लोग कंटिन्यू खाना बनाते रहें, हमारे लिए खाना रेडी करते रहें, इसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है। ओके, यस मैम। चलिए तो हाँ, अब आगे क्या दिया है हमें, द डेंसिटी ऑफ द एटमोस्फेयर वेराइज विद हाइट। अब डेंसिटी यानी कि हमारी अर्थ का भार, इसका जो वेट है। चलिए तो अभी फिलहाल आपको इस टॉपिक में नेक्स्ट बायोस्फीयर आ जाता है। इसमें आपको एक चीज नहीं दी है, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज है इसी एटमोस्फेयर से रिलेटेड, मैं आपको बताती हूँ। देखिए क्या क्या इंटरेस्टिंग है, फिलहाल आपके इस चैप्टर में, आपके टॉपिक में नहीं है। देखिए, तो ये जो फर्स्ट लेयर है ना, आपको पता है जो बारिश आती है, बिजली कड़कती है, सारी चीजें होती हैं, बारिश आना, बिजली कड़कना, ये सारी चीजें इसी लेयर तक होती हैं, इसके ऊपर नहीं। ट्रोपोस्फियर में यहीं पे बादल बनेंगे, यहीं पर बारिश हो जाएगी, बादल यहीं बनेंगे, यहीं बिजली कड़केगी, यहीं पर सारी चीजें होती है ट्रोपोस्फियर में। ओके, यस मैम। हमें ऐसा लगता है ना कि जब बारिश आ रही है ऊपर से आ रही होगी, लेकिन नहीं, बारिश जो होती है वो इसी लेयर में होती है, यहीं पर बादल बनते हैं और यहीं से बारिश नीचे हो जाती है। तो हमेशा जितनी भी सीजनल एक्टिविटीज हैं, मौसम संबंधी घटनाएं, वो ट्रोपोस्फेयर में ही होती हैं। ओके, यस मैम। अब देखिए दूसरा है स्ट्रेटोस्फेयर। तो यहाँ पर बेटा ओजोन लेयर पाई जाती है, वो लेयर जो हमें सन की अल्ट्रा वायलेट रेज से बचाती है, जो हमें सूरज की रोशनी से, भयानक रोशनी से बचाती है, ये छान करके नीचे भेजती है। ओके, यस मैम। अब देखिए दूसरा क्या दिया है हमें, मीजोस्फेयर। यहाँ पर क्या होता है, देखिए सैटेलाइट वगैरह, ये जो आपने वो देखते हैं ना, आपने रॉकेट देखा होगा, जाता है उसके पीछे रास्ता सा बन जाता है, यस मैम। पेन की तरह डिजाइन बन जाती है। यस मैम। यस मैम। तो ये जो रॉकेट वगैरह है, ये मीजोस्फेयर में लैंड किए जाते हैं, इसी वाली लेयर में। और ये इसलिए क्योंकि यहाँ पर कुछ है नहीं, तो रॉकेट आराम से लैंड कर सकता है, कोई आने जाने वाली परेशानी नहीं है, तो ये आराम से लैंड करता है। अब हमें वो जो रास्ता दिखता है ना, हम देखते हैं दूर तक वो निशान बन जाता है, तो वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर हवा नहीं है कोई भी जिसमें मिक्सअप हो जाएगा धुआं। वो जो धुआं है जो छूटता जाता है पीछे, वही हमें रास्ते की तरह दिखता है। अगर यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पर रॉकेट लैंड करता ना, तो हमारी एटमॉस्फेयर में जो हवा है वो उस धुएं को मिला देती, दिखता ही नहीं हमें वो रास्ता। लेकिन यहाँ पर हवा नहीं है, और इसी वजह से क्या होता है, हमें वो चीजें, हमें उसका रास्ता, रॉकेट कैसे गया है, वो हमें दिखाई देता है। ओके, यस मैम। चलिए तो अभी मैं आपको क्या बता रही थी, पहले अभी ये टॉपिक पढ़ते हैं, इसके बाद एक और चीज आपको बतानी है। तो अभी मैंने आपको बताया कि जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाती है ना, डेंसिटी जो है एटमॉस्फेयर की वो बढ़ती जाती है। कैसे, जब हम सी लेवल पे हैं तो हवा जो है वो बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, जब हम सी लेवल पे हैं। जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे, हवा की मात्रा कम होती जाएगी। ओके, जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे क्या होगा, हवा कम होती जाएगी। और इसीलिए आपने देखा होगा कि जो लोग पर्वत की चढ़ाई करते हैं, वो लोग अपने साथ एक सिलेंडर लेके जाते हैं, ऑक्सीजन वाला सिलेंडर। बायोस्फीयर। और ऐसा इसलिए, बायोस्फीयर बेटा बायोस्फीयर के बारे में अभी हम पढ़ेंगे, अगर आज टाइम बचता है तो आज, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में। ओके, तो देखिए जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाते हैं, हवा की मात्रा कम होती जाती है। और ये देखिए हमें बताया भी है, ये रहा माउंटेनर, एक पर्वतारोही है जो पर्वत की चढ़ाई कर रहा है, और ये अपने साथ ऑक्सीजन का एक सिलेंडर भी लेके जाता है। और ऐसा इसलिए क्योंकि हम जैसे जैसे ऊंचाई पे जाते जाएंगे, हवा की मात्रा कम होती जाएगी। ओके, यस मैम। तो देखिए सबसे ज्यादा जो इसका लेवल होता है, इट इज मैक्सिमम एट द सी लेवल। सबसे ज्यादा तेज हवाएं कहाँ चलती हैं, सी लेवल पे। सबसे ज्यादा तेज हवाएं सी लेवल पे हैं।
एंड जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते जाएंगे हवा की मात्रा कम होती जाएगी। ओके, यस देखिए द क्लाइंबर्स एक्सपीरियंस प्रॉब्लम्स इन ब्रीदिंग ड्यू टू डिक्रीज द डेंसिटी ऑफ एयर। तो जो क्लाइंबर्स हैं, जो लोग चढ़ाई करते हैं पर्वतों की, उन्हें सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, और इसलिए होती है क्योंकि जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाते हैं एयर की डेंसिटी, उसका भार कम होता जाता है, और इसीलिए दे हैव टू कैरी विद देम ऑक्सीजन सिलेंडर टू बी एबल टू ब्रेथ एट हाई एल्टीट्यूड। और इसीलिए उन लोगों को अपने साथ एक ऑक्सीजन सिलेंडर कैरी करना होता है, सिलेंडर लेके जाना पड़ता है, ताकि वो लोग वहां पर भी सांस ले सके। ओके, तो यस मैम अब देखिए जो टेम्परेचर है वो भी ऊपर जाने के बाद कम हो जाता है, इसीलिए जितने भी पहाड़ी इलाके हैं वहां पर ठंड ज्यादा होती है ना। एंड यही एक और रीजन है इसका कि आपने देखा होगा जहां पर ज्यादा ठंड पड़ती है वहां के लोग गोरे गोरे होते हैं एकदम। यस अब इसका कारण क्या है, क्योंकि सन हीट की वजह से हमारी स्किन जो है वो थोड़ी सी डार्क हो जाती है, डार्क कलर। जहां पर तेज धूप निकलती है वहां के लोग हल्के से सांवले होते हैं, लेकिन जहां पर पहाड़ी इलाका है, जहां पर ठंड पड़ती है बहुत ज्यादा, वहां के लोग गोरे होते हैं, क्योंकि वहां पर सन हीट इतनी ज्यादा नहीं होती। तो देखिए जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाते हैं सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हवा की जो जो एयर की डेंसिटी है, उसका भार है, वो कम होता जाता है। टेम्परेचर भी ऊपर जाते जाते कम होता जाता है। नीचे टेम्परेचर ठीक रहता है, लेकिन जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते जाएंगे टेम्परेचर कम होता जाता है, और थोड़ी ठंडी ठंडी बढ़ती जाती है। अब जब हम ज्यादा ऊंचाई पे पहुंचे तो यहाँ पर ज्यादा ठंड पड़ेगी। द एटमोस्फेयर एक्सर्ट प्रेशर ऑन द अर्थ। अब जो हमारा एटमोस्फेयर है, यानी कि जो हवा है, वो चीजों पे दबाव डालती है। अब आप लोग अब ये सोच रहे होंगे कि हवा कैसे दबाव डालती है। तो बेटा हवा जो है ना, एयर, वो हम लोगों पे भी दबाव डालती है। क्या आपने कभी फील किया है बहुत तेज आंधी चल रही हो तो आपका कंट्रोल नहीं रहता अपने ऊपर, आप लोग को लगता होगा कि हम उड़ने वाले हैं आंधी के साथ। यस मैम लगा है ना ऐसा। यस मैम चलिए, तो जब भी बहुत तेज हवाएं चलती हैं, ऐसा नहीं है तेज हवाएं ही दबाव डालती हैं, जब भी हवा चलती है वो हमारे ऊपर दबाव डालती है। तो जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते जाए ना, हवा का ये दबाव कम होता जाता है। सी लेवल पे सबसे ज्यादा एयर प्रेशर होता है, वो हमारे ऊपर ज्यादा दबाव डालेगी। जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते जाएंगे एयर प्रेशर कम होता जाएगा। अरुण बेटा आपको अपना माइक ऑफ रखना है, मेरी आवाज रिपीट होकर के आ रही है। यस मैम चलिए, तो हमने क्या पढ़ा है, एयर प्रेशर जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते जाते हैं कम होता जाता है। दिस वेराइज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ये अलग अलग प्लेस पे अलग अलग है। अब देखिए जो हाई प्रेशर है, ये लो प्रेशर की तरफ, यानी कि देखिए जो हवाएं हैं ना, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती हैं हमेशा ही। तो देखिए जहां पर हाई प्रेशर है, यानी कि जहां पर ठंडी वाला इलाका है, वहां से हवाएं कहाँ चलेंगी, गर्म इलाके की तरफ। जैसे यहाँ पर ये पर्वत वाली हवाएं हैं, और यहाँ से जो हवाएं, यहाँ पर हाई प्रेशर है, हवा बहुत भारी है यहाँ की, क्योंकि यहाँ पर हवा जो है वो उड़ नहीं पा रही है गर्माहट के कारण। जहां पर गर्मी होगी वहां एवोपरेशन होगा और हवा ऊपर जाएगी, क्लाउड्स फॉर्म करेगी। लेकिन जहां पर ठंडी है वहां पर एवोपरेशन नहीं होता, और हवाएं जो है यहाँ की भारी होती हैं। तो ये हवाएं कहाँ जाएंगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। तो यानी कि गर्म हवाएं जो है वो ठंडे इलाकों में जाती है, और वहां पर थोड़ी सी राहत दिलाती हैं लोगों को। ओके, यस मैम नेक्स्ट लास्ट में दिया है, मूविंग एयर इज नॉन एज विंड। चलती हुई हवा को हम लोग विंड कहते हैं। चलिए, अब एक चीज और रह रही थी जो भी आपको बतानी थी। तो बेटा मैंने अभी आपको बताया था कि जो एयर है वो हमारे ऊपर दबाव डालती है। बताया ना भी आपको। तो यस मैम जो हवा है वो हम सभी के ऊपर दबाव डालती है कंटिन्यूअसली। और इसी से रिलेटेड एक चीज और है, तो ये हवाएं हमारे ऊपर कंटिन्यू दबाव डालती हैं, और इसीलिए आपने देखा होगा कि जो एस्ट्रोनॉट होते हैं, अंतरिक्ष यात्री, वो स्पेस सूट पहन के जाते हैं। पहनते हैं ना सभी। यस मैम आपने किसी अंतरिक्ष यात्री की फोटो देखी है?
यस मैम। वो बहुत हैवी सा सूट पहनते हैं और उस उनके सूट में एयर भरी होती है, हवा भरी होती है खूब। अगर उसमें एक सुई पिंच कर दी जाए ना तो पूरी हवा निकल आएगी और वो कपड़ा ऐसा लगेगा जैसे रेनकोट है। लेकिन वो जो कपड़े पहन के जाते हैं उसमें एयर भरी होती है, वो फिलहाल काफी महंगा मिलता है वो स्पेस शूट। तो अब उन्हें वो हवा भरा वाला सूट पहन के जाने की जरूरत क्या है? तो अगर वो ऐसे नहीं जाएंगे ना, अगर सपोज दैट जैसे आप लोगों ने घर की ड्रेस पहनी है, आप लोग ऐसे ही चले जाएं स्पेस में, तो क्या होगा पता है आप लोगों को? यस मैम। चलिए महक आप बताएंगी क्या होगा अगर हम ऐसे ही ड्रेस पहने हुए चले जाएं स्पेस में, क्या होगा फिर? हम सांस नहीं ले पाएंगे। चलिए और कौन बताएगा? हम लोग सांस नहीं ले पाएंगे, और इसके अलावा? मैम हम उड़ भी नहीं पाएंगे। उड़ भी नहीं पाएंगे। चलिए और कौन बताएगा? सिद्धार्थी, नाउ यू टेल। मैम वहाँ की मैम वातावरण से मैम ठंड है कि जरा मैम, उससे मैम कपड़े पहनने से मैम हमारे शरीर को मैम बचाएगा। चलिए और कौन बताएगा अगर हम स्पेस में ऐसे ही चले जाएं तो क्या होगा? चलिए प्रिया आप बताएंगी। यस प्रिया। हमें सांस लेने में दिक्कत होगी। चलिए तो फिलहाल आप सभी ने कोशिश की, लेकिन अब मैं आपको एक चीज बताऊं, आप सभी को किसी को भी नहीं पता सही आंसर। तो अगर हम लोग ऐसे ही चले जाएं ना स्पेस में, तो अभी किसी ने कहा था कि हम लोग सांस नहीं ले पाएंगे, और एक और जवाब आया था हम लोग उड़ नहीं पाएंगे। तो बेटा वहां पर आप लोग इतना ज्यादा उड़ेंगे ना, इतना ज्यादा उड़ने लगते हैं कि हमें वहां पर अपने खाने का सामान, अपने बाल, अपने पेपर्स सारे ही क्लिप लगा करके रखने पड़ते हैं, नहीं तो सारी चीजें उड़ने लगती हैं। फिलहाल अभी वहां पर एक एस्ट्रोनॉट गई थी, कल्पना चावला, याद होगा आप सभी को। यस मैम। तो कल्पना चावला ने बताया है कि जब मैं खाना खाती थी तो मुझे जो मेरा खाना है वो चम्मच से उड़ करके इधर उधर उड़ने लगता था, इतना ज्यादा वहां पर चीजें उड़ती हैं। मैं अपने आप को सीट बेल्ट लगा के बांधे रखती थी, मेरे बाल हमेशा हवा में खड़े रहते थे, स्ट्रेट एकदम। और दूसरा क्या बताया उसने कि जो मेरे पेपर्स थे मुझे वो भी क्लिप लगा करके रखने पड़ते थे। सारी चीजें हवा में उड़ती रहती थी। पानी अगर मैं पीने जाती थी तो पानी भी हवा में उड़ने लगता था। और आप लोग बोल रहे हैं कि हम लोग वहां उड़ ही नहीं पाते, तो वहां पर सारी चीजें उड़ने लगती हैं। अब देखिए एक चीज और, कि हम लोग वहां पर सांस नहीं ले पाते, तो फिलहाल सांस नहीं ले पाते तो बिल्कुल क्लियर है, और यही इसीलिए हमें ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाना पड़ता है। यस अब जो मैम। बेटा नेक्स्ट चीज है कि हमें स्पेस सूट पहन के जाने की क्या जरूरत है, तो वो बिल्कुल आपके इसी एयर प्रेशर से रिलेटेड है। तो मैंने अभी आपको बताया कि जो हवा है वो हमारे ऊपर दबाव डालती है, कंटिन्यू दबाव डालती है। और जब हम स्पेस में जाएंगे तो वहां पर एयर नहीं है हमारे पास दबाव डालने के लिए। अब देखिए यहाँ पर एयर हमारे ऊपर कंटिन्यू दबाव डालती है, लेकिन हम उसे फील नहीं कर पाते, हमें नहीं लगता है कि हमें कोई ऊपर से दबा रहा है, लेकिन एयर जो है वो हमें बहुत तेजी से दबाती है। आप सभी लोगों के वीडियो ऑफ हैं। मैम ऑन है। सिद्धार्थ एंड महक को छोड़ करके बाकी सभी लोगों का वीडियो ऑफ है। मैम ऑन है। चलिए तो देखिए अभी मैं आपको क्या बता रही थी कि जो एयर है ना वो कंटिन्यू हमारे ऊपर दबाव डालती है, हम उसे फील इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि हमारी बॉडी भी अगेंस्ट में दबाव डालती है। जैसे हम लोग रस्सा कस्सी वाला गेम खेलते हैं ना, एक टीम इधर से खींचती है दूसरी उधर से खींचती है, तो सेम ऐसे ही जब एयर हमारे ऊपर ऊपर से दबाव डालती है तब हमारी बॉडी का जो प्रेशर है, ब्लड प्रेशर वगैरह, वो उसको धकेलता है पीछे की तरफ। और यही कारण है कि हम लोगों को कभी भी पता नहीं लगता कि हम लोग लड़ाई कर रहे हैं, किसी को धक्का दे रहे हैं। लेकिन जब हम जाएंगे स्पेस में तो वहां पर एयर प्रेशर नहीं है हमें ऊपर से दबाव देने के लिए, और अगर आपने स्पेस सूट नहीं पहने हो तब क्या होगा? एयर नहीं है दबाव डालने के लिए, लेकिन आपकी बॉडी का जो ब्लड प्रेशर है, आपकी नसें हमेशा ऊपर की तरफ खून फेंकती हैं। और अगर वहां पर एयर प्रेशर नहीं है तो 5 मिनट के अंदर अंदर स्पेस में जाने के बाद हमारी सारी नसें फट जाएंगी, और हमारी पूरी बॉडी की नसें फट जाने के बाद पूरी बॉडी में खून फैल जाएगा। यही कारण है कि जितने भी एस्ट्रोनॉट हैं वो स्पेस सूट पहन के जाते हैं। ओके,
यस मैम। अगर वो लोग नहीं Yes, पहन ma'am. के जाएंगे अगर वो लोग नहीं पहन के जाएंगे ना, तो 5 मिनट के अंदर ही उनकी डेथ हो जाएगी, क्योंकि सारी ब्लड की नसें, जो कि यहाँ पर उनका एक वो बन गया है, लड़ाई करने वाला प्रोसेस, कि हमारे ऊपर दबाव डाल रही है एयर, तो हमें उसके अगेंस्ट में क्या करना है, दबाव डालना है। तो वहां पर एयर प्रेशर नहीं होगा, लेकिन हमारी बॉडी की जो नसें हैं वो अगेंस्ट में दबाव डालेंगी, और कुछ टाइम बाद, ओनली 5 मिनट के अंदर वो सारी नसें फट जाएंगी। तो इसीलिए हमें स्पेस सूट पहन के जाना पड़ता है ताकि हमारी बॉडी की जो नसें हैं वो सही से वर्क करते रहें। ओके, यस दीपिका बेटा, आप किसी से बातें कर रहे हो? यहाँ से सब कुछ दिखता है। चलिए, अब एक चीज और बतानी थी आपको, फिलहाल वो भी काफी इंटरेस्टिंग है। देखिए, अगर जैसे आपका वेट है यहाँ पर 12 kg, 12 किलो है, अगर आप लोग मून पे जाएंगे तो आपका वेट अलग हो जाएगा। आप जानते हैं क्या? कितना? Yes, ma'am. कितना हो जाएगा महक? मैम नहीं मालूम? मैम ज्यादा हो जाएगा। जय सिद्धात्री, आप बताएंगे? मैम ज्यादा हो जाएगा। ज्यादा नहीं हो जाएगा, वहीं पर जाकर के हमें अपना एक्चुअल वेट पता लगेगा। देखिए, यहाँ पर हमारा वेट ज्यादा बताया जाता है, एक्चुअल नहीं होता। अगर आप यहाँ पर अभी मशीन पे खड़े हो ना अपना वेट नापने के लिए, Yes, ma'am. तो वहां पर आपका वेट ज्यादा बताता है, इसलिए क्योंकि नीचे से है ग्रेविटेशनल फोर्स और ऊपर से है एयर प्रेशर, हवा का दबाव, और उन दोनों की वजह से हमारा वेट हो जाता है ज्यादा। अब जब हम मून पे जाएंगे तो ना तो वहां पर नीचे से ग्रेविटेशनल फोर्स है, ना ऊपर से एयर प्रेशर है, तो वहां पर जाने के बाद हमारा एक्चुअल वेट पता लगेगा हमें। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि हमें अपना एक्चुअल वेट देखने के लिए चलना चाहिए मून पे। नहीं, ऐसा करने की जरूरत नहीं है। तो आपका जितना वेट है ना यहाँ पर, उसे 6 से डिवाइड दे दीजिए, आपको अपना एक्चुअल वेट पता लग जाएगा। मैम 60 से 6 से 6, जैसे अगर 12 है Yes, वेट, ma'am. किसी का वेट 12 kg है, तो उसको 6 से डिवाइड दे देंगे, कितना आया, 2 kg। तो यानी कि जिसका वेट यहाँ पर 12 kg है ना, मून पे कितना होगा, 2 kg। यानी जिसका 12 किलो वेट है उसका एक्चुअल वेट ओनली 2 kg है मून पे। ओके Yes, ma'am. चलिए, तो अब हमें फिलहाल आज टाइम होने वाला है, तो अब बायोस्फीयर जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, इसे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। यस मैम। यस मैम। आज जितना पढ़ा है सभी को समझ आया? Yes, ma'am. तो आज भी आपने फिलहाल बहुत सी नई चीजें सीखी होंगी। यस मैम। जो आपको पहले से नहीं मालूम थी। चलिए, तो अब बेटा अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम अपना अगला टॉपिक, बायोस्फीयर द डोमेन ऑफ लाइफ। तो अब हमें बायोस्फीयर के बारे में पढ़ना है नेक्स्ट क्लास में। और आज का आपका होमवर्क क्या है? आज आपको क्वेश्चन नंबर डी करना है, नेम द डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। ओके? यस मैम। यस मैम। और एक आपको ये करना है, टिक द करेक्ट ऑप्शन। ये हम जितना पढ़ चुके हैं सारा उसी से रिलेटेड पूछा गया है हमसे। ओके, तो आपको क्वेश्चन नंबर डी का आंसर देना है। और बेटा होमवर्क सभी भेजेंगे, ओनली महक और एक बच्चे का और आया था होमवर्क, बाकी सभी नहीं भेजते हैं, तो बाकियों को भी भेजना है। आप लोग भी तो पढ़ते हैं ना। जिसने होमवर्क नहीं भेजा दैट मीन्स कि उसको फिर समझ नहीं आया, मुझे क्लियर हो जाएगा कि उस बच्चे को समझ नहीं आया फिर कुछ, तो इसलिए आपको होमवर्क सभी को भेजना है। तो क्वेश्चन नंबर डी का आंसर एंड टिक द करेक्ट ऑप्शन, ये दोनों चीजें आज आपको करके भेजनी है। ओके? यस मैम। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, बाकी अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, गुड बाय एवरीवन। गुड बाय मैम। Goodbye.